तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक जगह लगती है हकीकत नगर, और इसी हकीकत नगर में एक शख्स रहा करता था जिसका नाम था मनीष शर्मा। मनीष शर्मा पढ़ा लिखा ज़्यादा था नहीं, इस वजह से उसने एक दुकान खोली। दुकान किस्मत से चल निकलती है। उसके बाद उस दुकान को जब उसने बढ़ाया तो उसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक के सामान रखे और उन सामानों को बेच के खूब सारे पैसे कमाए। अब जैसे जैसे पैसे कमाता गया वैसे वैसे दुकान भी बढ़ाई और एक बड़ी सी शॉप खोल के अब ढेर सारे नौकर वगैरह भी उसने रखे। ठीक ठाक नाम उसने कमाया। 31 साल इसकी उम्र थी। तमाम चीज़ें इसकी बढ़िया चल रही थी। सुबह उठने के बाद ये अपनी दुकान पे निकल जाता, रात तक वहीं रहता, उसके बाद वापस आता। अब चूँकि दुकान बड़ी हो गई थी इस वजह से उसने इसी हकीकत नगर में किराए का कमरा भी ले रखा था, वहीं पे वो रहा करता। वापस आने के बाद अपने घर परिवार से बातचीत करता, खाना खाता, खाना खाने के बाद सो जाता। अगले दिन से फिर से वही काम। घर वाले भी इसके फ़ोन का इंतज़ार करते कि फ्री होगा तो फ़ोन करेगा ये। खासकर जो मनीष शर्मा की माँ थी वो। तमाम चीज़ें ऐसे ही रोज़ इसकी चलती। लेकिन 26 जनवरी की बात है, जब पूरा देश गणतंत्र दिवस के मौके पे अपनी दुकानों को, अपनी घर को, अपनी जगह को सजा रहा था, अपने छत पे तिरंगा लहरा था, ठीक उसी टाइम सुबह सुबह मनीष शर्मा भी अपनी दुकान के लिए निकलता है। अपनी दुकान पे जाता है, अपने काम को करता है। शाम होती है। अब जब शाम होती है तो कायदे से जो घर वाले थे फ़ोन का इंतज़ार करते हैं कि मनीष अभी फ़ोन करेगा। रात हो गई, मनीष फ़ोन नहीं करता। अब जब मनीष फ़ोन नहीं करता तो घर वाले परेशान कि आखिर ये फ़ोन क्यों नहीं कर रहा। बहरहाल उन्हें लगा कि शायद 26 जनवरी थी और कई सारी जगहों पे 26 जनवरी के मौके पे डिस्काउंट दिया जाता है, इस वजह से दुकान पे भीड़ भी बढ़ जाती है। तो परिवार वालों को लगा कि शायद भीड़ बढ़ गई होगी, इस वजह से मनीष आज बिजी होगा या फिर थक गया होगा, फ़ोन नहीं किया होगा। उन्होंने इग्नोर कर दिया। उसके बाद परिवार वाले खाना खा के सोने की तैयारी करते हैं। लेकिन इसी दौरान जो मनीष शर्मा का बड़ा भाई था उसके फ़ोन पे एक SMS आता है। अब जब SMS आता है तो भाई SMS देखता है। पता चलता है कि SMS किसी और का नहीं, मनीष शर्मा का है। अब उस मैसेज में लिखा था कि भैया मेरा किसी से मैटर हो गया है और मैं जा रहा हूँ। अब ये चीज़ भाई सुनता है, थोड़ा सा परेशान होता है, फ़ौरन फ़ोन करता है। जैसे ही भाई फ़ोन करता है तो मनीष इधर से फ़ोन कट कर देता है। अब भाई फिर परेशान, लगातार 2-3 बार फ़ोन करता है, लेकिन हर बार जो मनीष है फ़ोन कट कर दे रहा। भाई इस बारे में घर वालों को बताता है कि ऐसे ऐसे मैसेज आया। घर वाले भी परेशान कि किससे मैटर हो गया, क्या हो गया। माँ अलग बेचारी परेशान, फादर अलग परेशान, भाई भी टेंशन में कि कुछ तो बता, एक बार फ़ोन उठा ले। लगातार फ़ोन कर रहे हैं, इसी दौरान फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब जब फ़ोन स्विच ऑफ होता है परिवार वाले और परेशान होते हैं। थोड़ी देर बाद एक और मैसेज आता है और ये मैसेज भी मनीष शर्मा का था। और उस मैसेज में लिखा था कि यहाँ पे कुछ शराब पीने वाले लोगों से मेरा झगड़ा हुआ और मेरे हाथों गलती से कत्ल हो गया है, लिहाजा मैं ये शहर छोड़ के भाग रहा हूँ और आप लोग इस बारे में किसी से कोई भी जिक्र मत कीजिएगा। अब परिवार वाले जब ये मैसेज पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद सन्न रह जाते हैं, क्योंकि मनीष ने ऐसा मैसेज भेजा था, इसका मतलब मनीष एक कत्ल कर चुका था। परिवार वाले फिर से फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी दौरान मनीष का भाई मना करता है, कहता है कि फ़ोन मत करो, उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लिहाजा परिवार वाले भी अब फ़ोन नहीं करते। पूरी रात टेंशन का माहौल, भाई अलग परेशान, माँ अलग परेशान। मनीष का फ़ोन स्विच ऑफ है, सामने से कोई कॉल या मैसेज आया नहीं। अगले दिन सुबह हुई। सुबह होने के बाद मनीष का जो भाई था उसने दुकान पर पता किया कि मनीष आज आया या नहीं आया। दुकान वालों ने मना कर दिया कि आज नहीं आया। अब बहुत पुष्टि हो गई कि जो कुछ मैसेज आया था वो सच था। मनीष के हाथों एक कत्ल हो चुका है, मनीष फरार है। अब मनीष फरार है, घर वाले परेशान हैं। भाई के ही हाथों कत्ल हुआ तो किसी से कहें क्या। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया, कई दिन गुजर गए। अब इधर कई दिन गुजर गए, आखिरी मैसेज वही आया था कि एक कत्ल हो गया है और मैं जा रहा हूँ। लेकिन एक अजीब चीज़ परिवार वालों ने नोटिस की। पहले तो कुछ दिन तक वो शांत रहे, लेकिन एक अजीब चीज़ परिवार वालों ने नोटिस जो की कि आखिर कत्ल हुआ होता, मनीष के ही हाथों कत्ल हुआ होता, तो किसी कत्ल की या फिर किसी लाश के मिलने की कोई सूचना आती,
तमाम तरह के अखबार खंगाले गए, तमाम लोगों से पता किया गया कि आखिर ये कत्ल हुआ कहाँ, कहीं कोई जानकारी नहीं। तब परिवार वालों को थोड़ा सा डाउट हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मनीष किसी मुसीबत में हो और उसके फ़ोन से किसी ने ऐसा मैसेज किया हो। अब ये पता कैसे करें? तो फिर कलेजे पे पत्थर रख के, क्योंकि मामला यहाँ 50-50 का था, या तो मनीष सच बोल रहा या तो मनीष झूठ बोल रहा या फिर किसी और ने मैसेज किया। अगर किसी और ने किया तब तो ठीक है, लेकिन अगर मनीष ने ही किया तो पुलिस के पास जाएं तो मनीष की मुश्किलें बढ़ जाएं। लेकिन अब चूंकि मनीष का कहीं कुछ अता पता नहीं चल रहा था और किसी कत्ल या फिर किसी लाश की कोई सूचना भी नहीं मिली, तो फिर परिवार वालों ने सोचा कि अब इस बारे में पुलिस से जिक्र करते हैं। उसके बाद पुलिस वालों के पास मनीष की फैमिली वाले जाते हैं और पूरा मामला बताते हैं कि साहब ऐसे ऐसे मनीष के फ़ोन से एक मैसेज आता है, उसके बाद फिर दूसरा मैसेज आता है और तब से मनीष का कुछ अता पता नहीं। अब पुलिस वाले जब ये मैसेज पढ़ते हैं तो पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं कि एक आदमी खुद मैसेज भेज रहा कि कत्ल हुआ, लेकिन इत्तेफाक देखिए कि किसी भी इलाके में किसी भी लाश के मिलने की अभी तक कोई सूचना ही नहीं। तो फिर कत्ल हुआ तो लाश कहाँ है? और लाश छोड़िए, जो मैसेज कर रहा है वो कहाँ है? और जिस फ़ोन से मैसेज हुआ वो कहाँ है? पुलिस वाले फ़ौरन इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और लेने के बाद तफ्तीश शुरू करते हैं। परिवार वालों ने मनीष की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, क्योंकि कत्ल का कोई सबूत तो कहीं मिला नहीं। तो फिर पुलिस वालों ने गुमशुदगी का मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू की। सबसे पहले मनीष के बारे में पता किया कि मनीष का क्या करता है, किससे मिलता जुलता है, किसके साथ उठता बैठता है, क्या कहीं कोई कत्ल हुआ है, कहीं पे कोई गुमशुदगी की तलाश की, कोई लाश की सूचना, कोई व्यक्ति जो मनीष के साथ का हो और गायब हुआ हो। यानी वो तमाम संभावनाएं पुलिस वालों ने खंगाली जहां कत्ल होने की कोई भी चांसेस बनते थे। जांच पड़ताल करते रहे, छानबीन करते रहे। कई दिन गुजर गए। 26 जनवरी की ये घटना है, देखते ही देखते पूरी जनवरी आधी फरवरी गुजर गई। ना ही कहीं से मनीष की कोई जानकारी, ना ही कहीं से किसी लाश की कोई सूचना, ना ही मनीष का कोई फ्रेंड गायब। तो फिर ये मामला क्या है? अब पुलिस वाले परेशान। अब इतने दिन हो गए जब कहीं से किसी लाश की कोई सूचना नहीं, तब उन्हें एक बात लगती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मनीष ही गायब हो और किसी ने यूं ही भेज दिया हो, या फिर मनीष का कहीं कोई प्रेम प्रसंग हो या फिर कोई और मामला हो और उसने डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसा मैसेज भेज दिया हो। तब इस सवाल का जवाब तो केवल मनीष ही दे सकता है। लिहाजा पुलिस वालों ने सारे मामले को छोड़ के सबसे पहले मनीष को ढूंढना जरूरी समझा। जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला मनीष जो है एक पल्सर बाइक से चलता है, क्योंकि आने जाने के लिए उसने वही बाइक ले रखी थी। तो पुलिस वालों ने फिर उस बाइक को ट्रैक करना शुरू किया कि आखिर वो बाइक कहाँ है। तो जब ट्रैक करना शुरू किया तो पता चला कि रेलवे रोड पे, जो इसी हकीकत नगर से थोड़ी दूर पे है, इसी रेलवे रोड पे एक जगह है माल गोदान। इसी माल गोदान के पास एक लावारिस बाइक देखी गई है। अब लावारिस बाइक की सूचना मिली, इत्तेफाक से बाइक पल्सर थी। लिहाजा पुलिस वाले जाते हैं। जाने के बाद जब उस बाइक के नंबर को चेक करते हैं तब पता चलता है कि ये जो नंबर है ये किसी और का नहीं, मनीष शर्मा का ही है। यानी ये बाइक मनीष की है। अब रेलवे रोड के पास मनीष की बाइक का मिलना, पुलिस वालों को लगा कि हो सकता है कि जो मनीष है आस ही पास से कहीं गया हो। इधर मनीष के जब नंबर को सर्विलांस पे लगाया गया तो उसका जो लोकेशन निकला वो चंडीगढ़ निकला। अब जब चंडीगढ़ निकला तो पुलिस वालों को लगा कि जो मनीष है कहीं और नहीं, चंडीगढ़ है। वहाँ जाके पड़ताल की, तमाम लोगों से पूछताछ की, जिसके पास ये मोबाइल मिला उसको उठाया। तब पता चला कि ये जो मोबाइल फ़ोन था वो तो एक ट्रेन में गिरा मिला था और ये ट्रेन चंडीगढ़ जा रही थी। तो पहले तो मनीष के मोबाइल से एक मैसेज आना, फिर बाइक का कहीं और मिलना, फिर मोबाइल फ़ोन का ट्रेन में यूँ छूट जाना। पुलिस वाले पूरी तरह अब यकीन कर चुके थे कि हादसा किसी और के साथ नहीं, मनीष के साथ हुआ है और कोई ऐसा है जो पुलिस और परिवार को गुमराह कर रहा। तो कौन? लिहाजा अब कार्रवाई शुरू से शुरू होती है और जहां मनीष काम करता है वहां से मामले की शुरुआत करती जाती है। और जब वहां से मामले की शुरुआत की गई तब एक और जानकारी निकल के सामने आई कि जो मनीष है एक नीति नाम की लड़की से प्यार करता है और परिवार वालों ने भी शक जाहिर किया कि नीति ने ही कुछ कराया है। क्योंकि जब मनीष का कुछ पता नहीं चल रहा था तो परिवार वालों ने ये कंप्लेन दर्ज करवाई कि नीति उसकी गर्लफ्रेंड है और उसने ही कुछ कराया होगा। अब जब नीति शर्मा का नाम आया तो फिर पुलिस वालों ने नीति से पूछताछ की, नीति को बुलाया, उससे पूछा
तो नीति ने कहा कि साहब मैं उसकी दुकान पे यानी मनीष की दुकान पे काम करती थी, 26 तारीख के बाद वो आए नहीं तो कुछ दिन तक मैं नौकरी करने जाती हूँ, लेकिन जब पगार देने वाला कोई था नहीं तो फिर मैं भी ज़्यादा जाना जरूरी नहीं समझती, चूँकि जाऊँगी तो पगार किससे लूँगी। पुलिस वालों को लगा ये भी बात ठीक है कि जब मालिक ही नहीं है तो नौकर कितने दिन आएगा। उसके बाद फिर प्रेम प्रसंग के बारे में पूछा, तो जब प्रेम प्रसंग के बारे में पूछा तो नीति ने कहा कि हाँ मुझसे गलती हुई थी, मैं थोड़ा सा स्लिप हो गई थी, लेकिन मेरे पति ने मुझे समझाया कि उस वजह से काफ़ी बदनामी हो रही, काफ़ी बेइज्जती हो रही है, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। तब से हमारी कोई बातचीत भी नहीं हुई। हाँ कभी कभार अब काम करती हूँ यहीं पे, तो बॉस है तो उतनी तो खिदमत करनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी, जो काम बताएंगे वो करना पड़ेगा। बाकी अब कोई ऐसा प्रेम प्रसंग नहीं है। मनीष भी समझदार थे, वो भी पीछे हट गए। अब पुलिस वालों ने तमाम तरह के सवाल नीति से किए, नीति ने तमाम तरह के जवाब दिए, लेकिन कहीं से कोई भी ऐसी बात ना नीति ने कही। पुलिस वालों ने अपने पूरे अनुभव को झोंका, कोई ऐसी बात दिखी नहीं जिससे लगे कि नीति ने ही कुछ किया है या फिर नीति को कुछ पता है। अब नीति को जब एक तरह से क्लीन चिट मिली तो पुलिस वालों ने अलग अलग दिशा में और जांच पड़ताल की, तमाम तरीके से और कोशिश की, लेकिन ना ही कहीं से कोई बात बनी, ना ही कोई मामला आगे बढ़ा। जांच पड़ताल होती रही, तफ्तीश होती रही, वक्त गुजरता चला गया। देखते देखते 1 महीने गुजर गए, ना ही मनीष का कुछ पता चला, ना ही वो मैसेज कहाँ से आया था ये पता चला, ना ही उस मैसेज में जिस कत्ल का जिक्र था वो पता चला। परिवार वाले अलग परेशान, पुलिस वाले अलग परेशान। इधर जब नौकरी पे जो लोग आ रहे हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही, उनका बॉस गायब, वो अलग परेशान। तमाम तरह की बातें हो रही, पुलिस वालों के हाथ खाली हैं। दिन इधर गुजरता चला जा रहा। इधर जब लगातार दिन गुजरते चले गए, वक्त हाथ से फिसलता जा रहा, तब पुलिस वाले भी एक तरह से परेशान होते हैं कि आखिर ये पूरा मामला इस तरह से उलझा क्यों है। पहले मनीष मैसेज कर रहा, फिर मोबाइल चंडीगढ़ मिल रहा, चंडीगढ़ में मनीष के मिलने की कोई सूचना नहीं, इधर लोकल में कहीं देखा नहीं गया, बाइक अलग गायब है। तो फिर ये मनीष आखिर गया कहाँ, और गया तो किसके साथ गया। लिहाजा अब मनीष के पूरे मूवमेंट को पुलिस वालों ने जीरो इन करने का फैसला किया कि मनीष कहाँ आता है, कहाँ जाता है और किससे कितना मतलब है। और इसी दौरान पुलिस वालों को एक और जानकारी जो मिली कि महिला भले ही कह रही थी कि उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन लास्ट के दिनों में भी उस महिला से बहुत मृदुल संबंध थे। यानी 26 से गायब हुआ तो 22, 23, 24 में भी बड़े मृदुल संबंध थे। तो पुलिस वालों को एक डाउट हुआ, और डाउट उस महिला पे नहीं अपने ऊपर हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब पुलिस वाले ही कुछ गलती कर रहे हैं। एक बार उस महिला से पूछताछ की, दोबारा बुला के पूछताछ करने का मतलब परेशान करना ही हो जाएगा, क्योंकि कहीं से उसके ऊपर कोई डाउट नहीं हुआ। लेकिन जो सर्कमटेंशियल एविडेंस कर रहे हैं उस हिसाब से इस महिला का कुछ रोल जरूर है। लिहाजा पुलिस वाले अब एक दूसरा तरीका अपनाते हैं। इस नीति से तो कुछ नहीं पूछते, लेकिन इसके इलाके में आसपास के लोगों से, जो पान की दुकानें थी, जो छोटे मोटे किराना स्टोरेज चलाते थे, कई लोग जो अखबार पढ़ते थे, अब उनसे पड़ताल करनी शुरू की कि इस महिला और इस शख्स का क्या संबंध था और क्या इस दौरान इधर उधर देखा गया। अब पुलिस वाले तो गए थे पूछताछ करने, लेकिन यहाँ पुलिस वालों को एक जैकपॉट लगता है। दरअसल नीति के घर के पास एक कैमरा लगा हुआ था, और इस कैमरे का जो फोकस था नीति के ही घर की तरफ था। अब पुलिस वालों को एक तरह से जैकपॉट मिला। फ़ौरन उन्होंने 26 तारीख की जब फ़ोटोज़ खंगाली, तब उस फोटोज़ में जो मनीष शर्मा था वो आता हुआ तो दिखाई देता है, लेकिन जाता हुआ नहीं। और अंत में 2 लोग जाते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें से एक नीति का पति था और एक दूसरा आदमी था। अब पुलिस वालों को कोई और चीज़ चाहिए नहीं थी। फ़ौरन पुलिस वालों ने नीति के पति, नीति और इस तीसरे शख्स को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जब पूछताछ की तो ऐसी कहानी निकल के सामने आई जो वास्तव में हैरान करने वाली थी, और यहीं से कहानी पहुंच जाती है साल 2023 में। दरअसल जो मनीष शर्मा था उसने जब इलेक्ट्रॉनिक शॉप खोली थी तो उसी दौरान इसी हकीकत नगर में एक दूसरे शख्स की एंट्री होती है, जिसका नाम था कपिल पुंडीर। कपिल पुंडीर बीएसए ऑफिस में एक ऑफिस बॉय के रूप में जॉब पाता है, बेसिकली मृतक आश्रित के रूप में पाता है। उसके फादर उसमें थे, फिर डेथ हो गई जॉब पीरियड में, तो इसको मिल गया। अब कपिल पुंडीर शादीशुदा, अपनी बीबी और एक छोटी सी बच्ची 12-13 साल की, ये तीनों लोग आके इसी हकीकत नगर में रहने लगे। नीति भी देखती कि वो खाली बैठी है तो उसने सोचा कि क्यों ना कहीं जॉब कर ले, तो अलग अलग जगहों पे उसने जॉब की तलाश की। तो मनीष शर्मा ने उसे जॉब पे रख लिया। अब जॉब पे रखने के बाद ठीक ठाक सैलरी देता, अच्छे तरीके से बात करता, तो देखते ही देखते नीति और मनीष शर्मा एक दूसरे के करीब आ गए।
अब आए दिन ऐसा होता कि ओवर टाइम के बहाने वहीं पे नीति रुकी रहती, आसपास के लोग देखते, तरह तरह की बातें होती। देखते ही देखते ये खबर पूरे हकीकत नगर में फैल गई कि जो नीति है वहाँ पे जॉब करने जाती है, लेकिन वहीं उस बॉस को ही उसने बॉयफ्रेंड बना लिया। तरह तरह की बदनामियाँ होने लगी। और ऐसी उड़ती उड़ती खबर जब कपिल पुंडीर को मिली तब उसका गुस्सा फूटता है। उसने अपनी बीवी को समझाया कि ये चीज़ें गलत हैं और इससे हमारी बदनामी होगी। अब नीति को जब समझाया तो नीति सुधरने के बजाय एक दूसरा काम करती है। अब अपनी दुकान से तो टाइम से लौट आती, लेकिन उस आशिक को यानी मनीष शर्मा को घर पे बुला लेती। अब घर पे बुलाती तो घर पे एक 12-13 साल की बेटी, वो तमाम चीज़ें जब देखती तो इस बारे में अपने फादर को बताती कि पापा आज वो अंकल आए थे और बहुत अजीब तरीके से बैठे थे, अश्लील कामें कर रहे थे। तो एक तरह से बेटी को भी बुरा लगता, कपिल को भी बुरा लगता। कपिल ने फिर समझाया, लेकिन इस दौरान मनीष भी इतना एडिक्टेड हो गया था कि जब नीति पीछे हटने लगती है तो फिर मनीष ज़बरदस्ती करने लगता है और कहता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो फिर अब इन्हें लगा कि ये तो मामला फंस गया। अब नीति भी इधर पीछा छुड़वाना चाह रही थी, मनीष लगातार जिद कर रहा था। तो फिर इन्होंने एक प्लान किया कि क्यों ना इसको रास्ते से हटा दें। लेकिन अब एक आदमी 31 साल का नौजवान, उसे इस तरह से रास्ते से हटाया भी नहीं जा सकता। तो फिर इसी दौरान एक चौथे शख्स की एंट्री होती है जिसका नाम था शेखर। शेखर जो था वो मुजफ्फरनगर का रहने वाला, अपनी बीवी के इलाज के लिए भटक रहा था, उसके पास पैसे नहीं थे। जब उसकी कपिल पुंडीर से मुलाकात होती है तो फिर कपिल ने कहा कि अगर तुम मेरे एक काम में मेरी मदद कर दो तो मैं तुम्हें 1.5 लाख रुपए दूंगा। अब 1.5 लाख रुपए का नाम सुनते ही कहता है कि बताओ क्या करना है। तब उसने पूरा मामला बताया और कहा कि मुझे अपनी बीवी के आशिक से छुटकारा चाहिए और तुम कत्ल करने में मेरी मदद करो तो इलाज में 1.5 लाख रुपए मैं दूंगा। शेखर भी अब रेडी हो गया। अब कातिल के रूप में शेखर, नीति, कपिल और वो नाबालिग बेटी, ये 3-4 लोग रेडी। प्लान बना। सबसे पहले एक दिन रिहर्सल की गई। कैसे? 24 जनवरी को जो मनीष है उसे बुलाया जाता है और कहा जाता है कि आओ कुछ चाय पानी पी लो। मनीष जाता है, कपिल अलग चाय लिए खड़ा, नीति अलग नमकीन लिए खड़ी, पूरा स्वागत किया जाता है। अब मनीष भी एकदम खुश कि बीवी से अफेयर भी था और हस्बैंड भी इस तरह से स्वागत कर रहा। चलो आने जाने का एक दूसरा मार्ग मिला। उसके बाद शाम तक वहीं रहता है। फिर मनीष और कपिल शराब पीने बैठते हैं। नीति अपने हाथों से सर्व करके पिलाती है ताकि मनीष कंफर्टेबल हो जाए। शराब पिलाने के बाद फिर से भेज देती है, यानी अब पहला जो चारा था वो डाल दिया गया। 26 तारीख को फिर से बुलाया जाता है कि आओ। 26 को आता है। आने के बाद सेम प्रोसेस होता है, पहले चाय पिलाई गई, फिर शराब पिलाई गई और जब शराब के नशे में मनीष धुत होता है तब कपिल कहता है कि तुमने जो किया है उसकी एक ही सज़ा है। वो कहता है क्या? तो कहता है कि मौत। उसके बाद कपिल, नीति और वो नाबालिग लड़की और शेखर, ये तमाम लोग मिलकर पहले तो उसका गला घोंटते हैं। गला घोंटने के बाद भी उन्हें यकीन नहीं था कि पता नहीं ये मरा या बचा, लिहाजा एक हथौड़े से सर पे वार करते हैं। सर पे वार करने के बाद अब खून निकलने लगा, सबूत भी मिटाना था, तो सर को एक पॉलीथीन में डालते हैं ताकि जितना खून उस पॉलीथीन में आ जाए। काफ़ी देर इंतज़ार करते हैं, जब लगभग खून निकल जाता है उसके बाद उस लाश को एक कागज़ या फिर कपड़े और पॉलीथीन में पैक करते हैं ताकि खून का एक बूंद रास्ते में ना गिरे। उसके बाद कपिल और शेखर उस लाश को लेकर निकलते हैं। निकलने के बाद थोड़ी दूर जाते हैं और गंग नहर में उस लाश को फेंक देते हैं और फेंकने के बाद वापस आते हैं। वापस आने के बाद उस पूरी क्राइम सीन को अच्छे से साफ करते हैं। जो आला कत्ल यानी जो हथौड़ा था उसे साफ करते हैं। साफ करने के बाद फिर एक दूसरे को समझाते हैं कि अब तुम्हें क्या बोलना है। ठीक वैसा ही जैसा या दृश्यम मूवी में अब से जो अजय देवगन था वो समझाता है। तमाम चीज़ें समझाने के बाद फिर अगले दिन से जो नीति है काम पे जाती है ताकि किसी को डाउट ही ना हो। और इस दौरान जो कपिल था और जो शेखर था एक दूसरा प्लान करते हैं। क्योंकि जो मनीष आया था वो पल्सर बाइक से आया था, तो सामान और ये तमाम चीज़ें फंस सकती थी। और इधर जब पुलिस कंप्लेन होती तो भी जांच पड़ताल होती कि कहाँ आया कहाँ नहीं आया। तो सबसे पहले फ़ोन से उसके भाई को एक मैसेज भेजा कि मेरा झगड़ा हो गया है और मैं शहर छोड़ के भाग रहा हूँ। अब ये मैसेज भेजा, उसके बाद बाइक जो है माल गोदाम के पास खड़ी कर दी। लेकिन फिर मन में डाउट था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक मैसेज से बात ना बने। तब एक कत्ल का रूप दिया गया कि मेरे हाथों एक कत्ल हो गया और आप लोग मुझे खोजने की कोशिश कई महीनों तक मत करना।
ऐसा इसलिए किया ताकि परिवार वाले मिसिंग कंप्लेन दर्ज ही ना कराएं और किसी को कानो कान खबर ही ना लगे। और इस वजह से ये पूरी कहानी जो थी 46 दिन तक यानी 1.5 महीने से ज़्यादा उलझी रही और अभी कल जाके ये पूरी मर्डर मिस्ट्री सुलझी। फिलहाल अब चारों लोगों को यानी शेखर को, नीति को, कपिल पुंडीर को और उस नाबालिग बेटी को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन एक चीज़ जो इस कहानी के माध्यम से मुझे लगा कि आपको सीखनी चाहिए कि जो लड़के अपने या फिर जो आदमी अपनी पति या फिर अपनी पत्नी, अपनी बेटिया को इस तरह से धोखा दे के आपके साथ रिलेशन में आ सकता है, तो क्या वक्त पड़ने पे आपको धोखा दे के आपको नहीं बुरा बना सकता या फिर आपको नहीं मार सकता? लेकिन कोई किसी के साथ गलत करके मेरे साथ अच्छा करे तो मुझे तो लगेगा कि ये तो बड़ा ईमानदार है, लेकिन गलत हमेशा गलत ही होता है। कल किसी और के साथ तो आज मेरे साथ। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है कहानी से आपने कुछ सीख जरूर ली होगी। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।